My name is Vishnu Shashikumar. I was born in Kerala. I've been brought up in Gujarat. मैंने अपनी सारी स्कूलिंग गुजरात में ही की है, फ्रॉम नर्सरी टिल क्लास 12th. तो मैंने अपना कंसिडरेबल टाइम गुजरात में स्पेंड किया. इन क्लास 11th एंड 12th मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था, और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में से बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया 2021 में. और फिर मैंने सिविल सर्विसेज में अपना जर्नी शुरू किया था. मुझे पहले से ही सिविल सर्विसेज करने का मेरा प्लान पहले से ही क्लियर था, तो इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम भी पहले चूज़ किया था. और 2022 में मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 394 मिला, एंड एज पर दैट रैंक आई गॉट एलोकेटेड टू द दानिक सर्विस. और करंटली आई एम पोस्टेड एज अ दानिक्स प्रोबेशनर एसडीएम इन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, currently undergoing training as a Danix probationer. और इस बार CSC 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 31 प्राप्त किया, और आई एम होपिंग टू गेट इनटू द इंडियन फॉरेन सर्विस विच इज़ माय फर्स्ट प्रेफरेंस. तो ये था मेरा छोटा सा परिचय. नाउ लेट अस लुक इनटू माय यूपीएससी जर्नी. देखिए, माय जर्नी वाज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. लाइक, जिसने भी जो भी किया है अभी तक, द कन्वेंशनल विजडम जिन्होंने भी अभी तक किया है, वही सब मैंने फॉलो किया है, एंड उससे डिफरेंटली मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था. तो मैंने जैसे बताया था, मुझे यूपीएससी पहले से ही करना था, मेरा इंडियन फॉरेन सर्विसेज में पहले से ही मन था. तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई began a full-fledged preparation for my यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरा पर्सनल गोल था कि मैं अपने स्टैटिक पार्ट्स को पहले ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे लगता था कि स्टैटिक पार्ट आप जितना कवर करोगे, आपका फाउंडेशन उतना ही क्लियर होता जाएगा. एंड आप सभी जानते हैं कि एक बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहता है, तभी वो बिल्डिंग भी उतनी मजबूत रहती है. तो जैसे ही, लाइक सिमिलरली, आई थॉट आई विल ऑल्सो बिल्ड माई फाउंडेशन सो स्ट्रांग इनफ सो दैट मेरे बाकी का जो नॉलेज है वो उस फाउंडेशन से मैं बिल्ड कर सकूँ, और जो भी क्वेश्चंस है मैं उसके हिसाब से वो फॉलो कर सकूँगा. तो व्हाट going through my preparation, a cycle as such, I did prelims plus mains integrated preparation. मैंने दोनों अलग कभी नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगता था यार, प्रीलिम्स का नॉलेज आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर पॉइंट्स एंड आंसर राइटिंग, एंड सो उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं. एट द सेम टाइम आप मेंस का जो नॉलेज है, सिलेबस का नॉलेज है, वो आप प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन क्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो आई थिंक दैट इज समथिंग, मेरे यूपीएससी जर्नी में मैंने फुल्ली फोकस किया था. तो अब इस बार का यदि प्रीलिम्स का पेपर भी देखेंगे 2023 में, रिसोर्स ज्योग्राफी एक मेंस का एक्सप्लिसिट पार्ट दिया हुआ है मेन सिलेबस में, वो एक्चुअली प्रीलिम्स में भी पूछा गया था. तो अगर आपने प्रीलिम्स का मतलब मेंस का भी पढ़ाई की होती, तो इट वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड टू एक्चुअली आंसर दोज क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. तो इसके लिए पर्सनली मुझे लगा है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस का फोकस हमेशा सा, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हमेशा से काम आता है. फिर मैंने इंटेंसिव प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी 15 के बाद से की थी, सो आई कुड स्टार्ट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स. तो मैंने मन में ठान ली थी कि मुझे मिनिमम 100 क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी मैं इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो पाऊंगा. मेरा यही फिलॉसफी था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम जितना इस एग्ज़ाम से familiar हो जाएंगे, उतना ही हमारे ब्रेन को भी अच्छा रहेगा, बिकॉज देन इट वुड नॉट बी अ सरप्राइज और अ शॉकर फॉर अस कि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, हम थोड़ा घबराहट हमारी कम हो जाएगी. सो इसीलिए मैंने ये किया था कि मैं मॉक टेस्ट्स प्लस पीवाईक्यूज बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करूँगा, एंड दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज वो मुझे एक्चुअली इस बार के प्रीलिम्स में बहुत हेल्प किया. बिकॉज जो प्रीवियस ईयर का जो मैंने अपने अटेम्प्ट में जो फाउंडेशन बिल्ड किया था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू क्रैक प्रीलिम्स दिस ईयर, बिकॉज इस बार का रिजल्ट 23 मई को आया था, और हमारा प्री 26 मई को था. तो बस 3 दिन का गैप था मैं अच्छे से पढ़ पाने के लिए. इंटरव्यू के बाद थोड़ी-थोड़ी सीसैट की पढ़ाई तो हो रही थी, बिकॉज़ सीसैट बहुत डर लगता था, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ. तो इसको
डर तो लगता है सीसैट सभी को। तो दैट वाज़ माय आइडिया फॉर सीसैट की मैं स्ट्रैटेजी अलग से आपको बताऊँगा। तो प्रीलिम्स का ऐसा था मेरा, सॉल्व्ड अराउंड 100 टू 120 मॉक टेस्ट, ऑल द बेसिक बुक्स मैंने पढ़ाई की थी। मैं सोर्सेज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा अभी। देन उसके बाद जैसे ही प्री निकला, मेंस के लिए एक अलग ही जुनून और जोश आ जाता है, बिकॉज़ आपको लगता है कि यदि आप 100 दिन आप मेहनत बढ़िया से कर लोगे, देन आपकी पूरी ज़िंदगी की तकदीर ही आप बदल सकते हो उस 100 दिन में। तो वो एक जोश आ जाता है अपने अंदर, एंड हम मेंस की बहुत ही अगेन इंटेंसिव तैयारियाँ की थी। मेंस के लिए मैंने प्राइमरीली आंसर राइटिंग बहुत इंटेंसिवली मैंने किया था दोनों अटेम्प्ट्स में। डेली आंसर राइटिंग में करता था, डेली मैं 5 चांसेस लिखता था, बोथ जीएस एंड ऑप्शनल मिला के 5 चांसेस लिखता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो यूज्ड टू राइट रिलीजियसली फॉलो द मॉक टेस्ट्स of the mains that were given over here. So that was something, you know, which helped me in my preparation for mains. टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो ये प्रैक्टिस से ही मेरा आया था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। इनिशियली जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था मेंस में, आई कुड ओनली राइट अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चंस। तब मैं बहुत डिजेक्टेड था, तब मुझे भी सेल्फ डाउट हुआ था कि लाइक 15-20 क्वेश्चंस आप कैसे 3 घंटे में लिख पाओगे, इधर तो 12 तो जैसे-तैसे हमने लिख दिए। तो बट देन अगेन यही प्रैक्टिस प्रैक्टिस से होता है एक्चुअली स्पीकिंग। एंड उसके बाद आई मेंस का मैंने सिमुलेशन करता था। आई विल टेल सम ऑफ द टेक्निक्स आल्सो, यू नो, व्हिच आई फॉलोड, व्हिच वर हेल्पफुल फॉर मी, तो व्हिच यू कैन आल्सो ट्राई आउट इन योर प्रिपरेशन। तो उसके बाद मैंने मेंस हो गया, एंड जब रिजल्ट आया, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज पिछले साल जब पहला मेंस निकला था तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज बहुत ही मुश्किल होता है मेंस का एक कंपटीशन लेवल एंड एक एग्जॉस्टिंग लेवल, तो बहुत खुशी हुई। इस बार भी जब मेंस निकला तो बहुत बहुत खुश था। देन उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले अपना डाफ पूरा एनालाइज किया। डाफ मैंने भरने के बाद उसका एक-एक कीवर्ड है। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहाँ हम अपना सिलेबस सेट करने का एक लग्ज़री रखते हैं। तो हमने जो-जो अपने डाफ में लिखा है, वो सब मैंने एनालाइज़ किया था। उस सब का कीवर्ड्स का मैंने गूगल में मतलब आई गूगल्ड इट, आई रिसर्च्ड इट, एंड मैंने एक नोटबुक बनाया था अपना, ताकि जहाँ पे मैंने डैफ पे जो भी कीवर्ड्स है उसके एनालिसिस को मैं लिख के रखता था, उसका एक नॉलेज बनाने के लिए, ताकि मुझे जो भी अपने डैफ के बेस पूछे उस पे मैं पीछे ना रहूँ। तो वो अगेन मेरे लिए हेल्पफुल रहा। एंड देन आई फॉलोड अ स्ट्रैटेजी ऑफ गिविंग मैक्सिमम मॉक इंटरव्यूज एज पॉसिबल। पिछले साल आई रिमेंबर आई हैड अराउंड 30 टू 35 मॉक इंटरव्यूज, एंड उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ था। इस साल ऑल्सो आई वाज़ एबल टू गिव अराउंड 20 टू 25 मॉक इंटरव्यूज़। इसका फ़ायदा रहा है बिकॉज़ उससे 2 फ़ायदे रहे। एक, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन कम टू यू थ्रू योर इंटरव्यू, वो है। एंड दूसरी बात, आप एक बोर्ड को कैसे फेस करना है, हाउ टू बी इन अ फॉर्मल सेटिंग, उससे भी आप थोड़े वाकिफ़ हो जाते हो। तो वो भी मेरे लिए उस मामले में थोड़ा हेल्पफुल रहा था। एंड 3, द अमाउंट ऑफ नॉलेज आल्सो आई गेन्ड फ्रॉम द ऑनरेबल पैनल मेंबर्स ऑन द अदर साइड। जब भी मुझे कोई सवाल नहीं आता था, उनका जवाब जब वो देते थे, तो वो भी मेरे लिए बहुत-बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई समड अप माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। एंड देन उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट्स आए, दैट वाज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, स्पेशली दिस ईयर, बिकॉज़ एक मोक्षा मिल जाता है हमारे साइकिल से, यूपीएससी साइकिल से। एंड सेकेंडली, वी आर एबल टू लैंड इन अ यू नो द डिज़ायर्ड सर्विसेज़, जो हम बचपन से सोचते हैं वो सपना सच हो रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात होती है एक्चुअली। तो ऐसा था। नाउ कमिंग टू माय सोर्सेज़, एज़ ऑल ऑफ यू आर आस्किंग व्हाट आर द सोर्सेज़ दैट आई फॉलोड फॉर माय प्रिपरेशन। देखिए, मैंने सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊँगा कि मैंने एनसीईआरटीज़ किया था, बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। सीबीएसई में मैंने स्कूलिंग की थी, सीबीएसई बोर्ड से स्कूलिंग हुआ था, तो हमारा रेफरेंस बुक्स ही एनसीईआरटीज़ हुआ करते थे। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ मेरे लिए एक नया बुक नहीं था। इट वाज़ अ फ़ैमिलियर बुक टू मी, तो उसकी वजह से, और मेरी रीडिंग स्पीड भी थोड़ा काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से मैं एनसीईआरटीज़ को मैं बहुत जल्दी पढ़ पाता था। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है।
देखिए इस पे आपको अलग-अलग ओपिनियंस मिलेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज़ वर्क्ड फॉर मी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटीज़ एक्चुअली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। बिकॉज़ एनसीईआरटीज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने नॉलेज मतलब दिया हुआ है। एंड सेकंडली एज़ दे आर द गवर्नमेंट सोर्सेज़ पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट itself, I think they are a credible source to gain information and knowledge for government exams like UPSC. तो इसीलिए आई थिंक एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड माइंड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर पर्सनली स्टडीइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। यही नहीं, यही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड आई थिंक आंसर राइटिंग में भी आई आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। आंसर राइटिंग के लिए भी आई थिंक जो लैंग्वेज एनसीईआरटी ने यूज़ किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रहा है। एंड वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। वो काफ़ी ही एक इंस्पायरिंग रहा है। लाइक एक आंसर कैसे सिंपल वे में लिखे, वो मैंने एनसीईआरटी से ही सीखा था। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो आई थिंक पर्सनली फॉर मी आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। Personally for me, I think NCERTs have really worked, and I would also suggest कि आप ट्राई करें यदि आपके पास टाइम है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग दिस प्रीलिम्स 2025 का अटेम्प्ट कर रहे हो आप, पोस्ट दैट डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू रीड द एनसीईआरटीज़। उससे आपका एक बेस नॉलेज सेट हो जाता है। एंड उसके बाद जब आप अपने रेफरेंस बुक पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री के लिए अब स्पेक्ट्रम हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो मैंने आई विल गो सब्जेक्ट वाइज। मैंने हिस्ट्री के लिए आई फॉलोड द एनसीईआरटीज़ 6 टू 12th वाले, 6 फॉर एंशिएंट, 7th फॉर मेडिवल, 8th फॉर मॉडर्न, देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। देन उसके बाद देयर वाज अ पॉलिटी के लिए अगेन क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनसीईआरटी बुक है। अब यदि वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे पॉलिटी के जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जैसे एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब क्वेश्चंस एक्चुअली पॉलिटी के एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए। तो यदि आप वो पढ़ेंगे तो आपको वो एक एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। देन उसके बाद इकोनॉमी के लिए आई फॉलोड विवेक सिंग्स बुक, विवेक सिंह सर का बुक था। एंड आई ऑल्सो डिड एनसीईआरटी। एंड देन मैंने 11th एंड 12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स था, तो उधर एक रेफरेंस बुक था। आई वोंट सजेस्ट दैट बिकॉज़ वो थोड़ा बल्की है। उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो चुके थे इन अ वेरी ईज़ी मैनर। तो उसकी वजह से आई वाज़ एबल टू आंसर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स फ्रॉम इकोनॉमी। तो दैट वाज़ माय इकोनॉमी का ये। एनवायरनमेंट के लिए आई फोकस्ड ऑन पीएमएफ-आईएएस का जो ओल्ड वर्जन का एक बुक है, वो पढ़ा था। एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्लास 12th के जो पीछे वाले चैप्टर्स है 4, वो मैंने पढ़े थे। और करंट अफेयर्स डेफिनेटली, स्पीसीज इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स, वो सब मैं देखता था। तो उसके वजह से मेरा एनवायरनमेंट ऐसे मैंने कवर किया था। दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट। देन साइंस एंड टेक अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टेक अप बिकॉज़ इधर के सिलेबस इज़ नॉट वेरी डिफाइंड, लाइक एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहता इसके लिए। तो व्हाट आई पर्सनली डिड वाज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ न्यूज़ में आते थे, उस टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा डिटेल में देखता था। एंड आई वुड ऑल्सो, वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज़ यूज्ड टू डू वाज़, आपने यदि प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा पीवाईक्यूज़ में, दे ऑलवेज़ आस्क सम सॉर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज़ मेंशन्ड। तो वो मैं करता था। आई यूज्ड टू गूगल द एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। तो उसकी वजह से एक तो हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड सेकेंडली इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन एस्पेक्ट, it really helps one to look at the science and tech aspect. और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल का वेबसाइट है, उस पर भी मैं देखता था। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नो विच आई डिड फॉर माई साइंस एंड टेक. Then after that, so I think I have covered all the major parts. Current affairs again, सबके लिए current affairs बहुत ही overwhelming रहता है. Personally मेरे लिए भी बहुत overwhelming था, क्योंकि एक तो हम sources में confuse रहते हैं कि यार ये source पढ़े क्या वो source पढ़े, कैसे करें, because बहुत सारे sources available रहते हैं. तो personally मैंने
गवर्नमेंट सोर्सेज़ से फ़ॉलो किया था, पीआईबी फ़ॉलो करता था। कोई एक मैगज़ीन आप उठा लीजिए, आप वही रिलीजियसली फ़ॉलो कीजिए एंड ऑलवेज़ मेक श्योर यू राइट करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट। मेरी वो स्ट्रैटेजी थी। मैंने करंट अफेयर्स में लॉट ऑफ मॉक टेस्ट मैंने दिया था, ताकि आई यूज्ड टू बी वेल अवेयर अबाउट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड एक फेयर आइडिया रहता था करंट अफेयर्स का कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से जो भी मैं गलतियाँ करता था करंट अफेयर्स में, वो मुझे एक्चुअली याद रहता था ज़्यादा एंड वो मैं करंट अफेयर्स में यूज़ करता था। जो मैंने गलत किए थे मॉक टेस्ट में वो मुझे याद रहते थे एंड व्हेनेवर अगेन सच क्वेश्चंस और कोई भी ऑप्शन भी आ जाता था, वो मेरी गलती मुझे याद आके आई यूज्ड टू ऑलवेज़ एलिमिनेट दैट ऑप्शन और टेक अप दैट ऑप्शन बिफोर proceeding ahead with my answer. So that was what I did for current affairs. Now coming to CSAT, which is actually the silent killer. अब यदि इस बार का पेपर देखेंगे 2023 का कट ऑफ देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सीसैट एक्चुअली डिसाइडेड कि कौन मेंस लिखेगा, कौन मेंस नहीं लिखेगा। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल गॉट रियली वेल in GS1, but it was a CSAT which actually killed the dreams of many people. तो what I did for CSAT was, मैं तो प्रैक्टिस करता ही था। जो बेसिक स्टफ है, द बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके यूट्यूब चैनल से सब देख के मैं सॉल्व करके मैं करता ही था। दैट वाज द नॉलेज पार्ट। मैं अपना नॉलेज उधर बना देता था। बट देन सीसैट में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। सीसैट में आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वो उधर ये नहीं देख रहे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं है। दे जस्ट वांट द आंसर ओवर देयर एंड बी दे आर लुकिंग फॉर द आंसर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप प्रैक्टिस में हमेशा टाइम बाउंड अप्रोच रखिए। और जब मैं टाइम बाउंड कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक-एक प्रॉब्लम को टाइम करें। आप एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लीजिए। द बेस्ट वे अगेन इज़ टू सॉल्व एज़ मेनी मॉक पेपर्स ऑफ सीसैट एज़ पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी, वेरी यूज़फुल। वन, आपको पता चलेगा आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। नंबर बी, आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। सीसैट में ऐसा रहता है कि आप 80 के 80 सवाल नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर्सनली फॉर मी मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू टेक अप। एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमें पता रहेगा, बट देन दैट क्वेश्चंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। सो वो भी हमें पता लगने के लिए हमें ये प्रैक्टिस अभी से ही करनी पड़ती है। लाइक मॉक टेस्ट लेके यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू लीव, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू टेक अप। एंड थर्ड, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन में आपको हमेशा एक अच्छी रीडिंग स्पीड की ज़रूरत रहेगी, बिकॉज़ एक प्रेशर रहता है एंड वो रीडिंग स्पीड प्लस वो यू हैव टू एनालाइज़ इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, व्हाटएवर यू हैव रेड उसको प्रोसेस करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो वो प्रैक्टिस के लिए भी आपको, यदि आप ये टाइम बाउंड अप्रोच में करें, यू आर सॉल्विंग इट विदिन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आपके ब्रेन पे भी एक प्रेशर आ जाएगा एंड उससे आपके ब्रेन को भी एक प्रेशर आ जाएगा एंड उसके उसके वजह से आप एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ आप अपने आंसर्स निकाल पाएंगे आपके क्वेश्चंस, मतलब कॉम्प्रिहेंशन से, एंड देन यू विल बी एबल टू सिमुलेट एग्जैक्टली व्हाट द यूपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। एंड पर्सनली मैंने दोनों GS1 एंड सीसैट के लिए यूपीएससी में 2 आवर्स देती है। मैं 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम रखता था, ताकि आई यूज्ड टू गेट अराउंड प्रेशर, एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, बिकॉज घर पे बैठ के या कहीं भी बैठ के हम कंफर्ट में बैठ के करते हैं। यूपीएससी में एक प्रेशर होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट। तो वो प्रेशर मतलब कैसे भी करके रेप्लिकेट करने के लिए मैंने अपना टाइम का लिमिट थोड़ा इधर मतलब घटा दिया था, सो दैट आई कुड do that. So that is how I did my CSAT preparation. Now coming to mains, again mains में I did not do anything different. जो भी standard books सबने refer किए थे वही मैंने actually किया था. But apart from that, what I always used to do was, as I said earlier, मैं daily answer writing करता था. Like 5 questions लेता था, both for GS and optional. वो मैं करता था एंड मैं मॉक टेस्ट रिलीजियसली फॉलो करता था. आई नेवर यूज्ड टू पोस्टपोन दैट, क्योंकि यदि हम आज इसको भी पोस्टपोन कर देंगे देन वो पाइल अप होके हमें खुद मन नहीं करेगा कि हम कैसे करते हैं, हम वो क्या करें, कैसे लिखना है.
तो दैट इज समथिंग विच आई वुड एडवाइस कि आप आंसर राइटिंग का एक शेड्यूल बना दीजिए, ताकि आप वो एक हैबिट बन जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे your selection depends upon your mains ka marks. Everything depends upon your mains ka marks, and mains is nothing but your ability to write answers within that 7 or 11 minute, I mean total of 3 hours. तो उसकी ट्रेनिंग आप जितना अच्छा करोगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा. मेंस का आंसर फ्रेम कैसे करें, आंसर राइटिंग को फ्रेम कैसे करें, दैट इज सम क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव्ड इन द चैट बॉक्स. देखिए, मेंस का आंसर आप फ्रेम करने के लिए पहले आप क्वेश्चन का डायरेक्टिव समझिए. क्वेश्चन 2-3 पार्ट में शायद से आपसे सवाल कर रहा होगा, एंड सेकेंडली एक डायरेक्टिव रहता है, लाइक हाउ, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन. तो वो डायरेक्टिव के अनुसार आपका आंसर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकली एनालाइज आ गया, you will have to say the positive, but at the same time equal, or I would say more emphasis should also be given on the negative aspect, because you critically analyze कर रहा है, you have to critically look at it. तो वो पॉइंट्स भी आपको अपने आंसर में लाने हैं. एंड देन आपने एक नेगेटिव लिख दिया, क्रिटिकली एनालाइज लिख दिया है, ऑलवेज मेक श्योर आपके आंसर्स में एक पॉजिटिव आउटलुक रहे पर्सनली, बिकॉज सी, this exam is actually selecting the people who would work in the bureaucracy, and bureaucracy is something which is always trying to find solutions for the problems that are existing. तो यदि आप वही एक एटीट्यूड अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करोगे, लाइक अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट आर मेंशन, और आपने खुद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिटिकली एनालाइज करके आपने मेंशन किए हैं, तो आप यदि उसके सॉल्यूशंस भी आप उसके नीचे डालोगे, then that would be a very good impression on the examiner, and you would always get some brownie points in that. बिकॉज जब आप क्रिटिकली एनालाइज करके उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आप उधर कोई ना कोई कीवर्ड्स उस सब्जेक्ट के रिलेट आप डाल रहे हैं, तो वो कीवर्ड से भी आपको मार्क्स अट्रैक्ट होते हैं. तो एंड ऑलवेज मेक श्योर यू हाईलाइट और अंडरस्टैंड दैट द कीवर्ड्स इन योर आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल, डबलिंग द फार्मर्स इनकम के ऊपर कोई सवाल आ गया, तो अशोक डालवाई कमेटी हमें लिखना ही पड़ेगा, एंड वो कमेटी को आप अंडरलाइन करके रखेंगे ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए आंसर की. एंड आंसर को डिवाइड कैसे करें, देखिए, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ, व्हाट इज दिस, लाइक फ्यूड का एक क्वेश्चन था इस बार. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन रहता है, वी विल राइट व्हाट आर फ्यूड्स. देन हम फ्यूड्स को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे अगला सब पार्ट में आके, उधर एक डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम से हम सब एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा नीचे 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, एंड देन वो क्वेश्चन का ही अगला पार्ट क्या था, हाउ आर दे, व्हाई आर दे पिक्चर्स की लैंडस्केप. अगला पेज जाएंगे हम, फ्यूड, व्हाई आर दे पिक्चर्स की लैंडस्केप. वो देखिए आप, वो 50% ऑफ द पेपर, 50% ऑफ योर आंसर शुड बी डेडिकेटेड टू दैट, व्हाई फ्यूड्स आर पिक्चर्स की लैंडस्केप, बिकॉज क्वेश्चन डिमांड वो करता है कि आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट आर फ्यूड्स, वो आपने एड्रेस कर दिया फर्स्ट हाफ, एंड द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई आर द पिक्चर्स की, वो सेकंड हाफ में आपने एड्रेस कर दिया. तो वो दो ही पार्ट है क्वेश्चन के, तो 50% इन द फर्स्ट पार्ट, 50% ऑफ द वेटेज इन द सेकंड पार्ट, वो होना चाहिए आपका answer. So that is how you actually frame an answer. And believe me, answer writing आप पहले दिन से ही हम में से कोई मास्टर नहीं कर पाता, because मैं अपना पहला आंसर मैंने पैराग्राफ में लिखा था, एंड वो भी एक रूल्ड पेज में मैंने लिखा था, नॉट इवन इन क्या बोलते हैं, प्लेन A4 साइज प्लेन पेपर पे भी नहीं, ब्लैंक पेज पे भी नहीं, रूल्ड पेपर पे लिखा था. But then when I look at my answer back, और अभी मैं देखता हूँ, it was nothing but practice that actually helped me to get some command, some grip over my answer writing. तो पहले दिन आपको शायद आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको गलती आएगी, बहुत सारी गलती आएगी, दूसरे दिन भी सेम गलती आएगी. ये ऐसा नहीं है कि आप आज लिखेंगे अगले हफ्ते आपकी आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा. नो, इट टेक्स अराउंड 1 month, 40 दिन के बाद, 40-45 दिन के बाद आप रिलीजियसली आंसर राइटिंग करते हो, और 40-45 दिन के बाद आप अपने आंसर देखोगे, देन आई थिंक यू विल रियलाइज कि योर आंसर्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड पर्सनली से कि आप आंसर राइटिंग को बहुत बहुत रिलीजियसली लीजिए, बिकॉज मेंस में आपके मार्क्स, रिटर्न मार्क्स डिसाइड एवरीथिंग. तो आप यदि रिटर्न मार्क्स में बहुत ही हाई मार्क्स आप स्कोर करते हो, वो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू, that would be a very good reward for you, and that can actually help you to get high ranks in the civil services examination. So I would say, because 80% of, I would say, hamara efforts and our rewards come from mains only, right?
तो उसकी वजह से आप मैक्सिमम एफर्ट्स उधर ही लगाएँगे और वो बहुत आपका रिवॉर्ड करेगा। देन वेट आई विल लुक एट द क्वेश्चंस। आप देयर वाज़ अ क्वेश्चन कि हम मल्टी डायमेंशनली कैसे थिंक करें, राइट? यूपीएससी के आंसर्स में, मेंस आंसर में। जब भी आप कोई सवाल देखते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, आप उसको विजुअलाइज़ कीजिए। आप उसको पूरा एक प्रोसेस के तहत देखिए। जब मैं पहले आंसर्स लिखता था, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, हाउ टू इंक्रीज़ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, लाइक इस साल का एक सवाल था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर इन जीएस2। पहले मैं जब मैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन सोचता था इन पार्लियामेंट, आई ओनली यूज्ड टू इमेजिन, फोकस और आई वुड से विजुअलाइज वुमेन सिटिंग इन द पार्लियामेंट। बट आप देखें, आप यदि इसको एक पूरा प्रोसेस के तौर पे देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप बिफोर वुमेन मेक इट टू द पार्लियामेंट। There should be political mobilization. There should be, pressure groups which are, supporting the woman movements. Then women-led movements भी होते हैं. Then economic empowerment भी important है. तो उधर SHGs का भी बहुत ही important role रहता है, because you need economic empowerment to break the shackles of patriarchy. एंड देन सोशल अवेयरनेस भी जरूरत है, बिकॉज सोशल अवेयरनेस से ही ये स्टिग्मास वो सब हट जाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर रोल इन इंश्योरिंग दैट वुमेन गेट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो ये हमने कैसे सोचा? हमने इसको एक प्रोसेस की तरह सोचा। आप इसको मल्टी डायमेंशनली सोचेंगे तभी आपके आंसर्स मल्टी डायमेंशनल बनेंगे। यदि आप सिर्फ पॉलिटिकल सोचेंगे, वुमेन इन पार्लियामेंट में सिर्फ पॉलिटिकल सोचेंगे, देन यू वोंट गेट your answer very much multidimensionally. So I think that is how I was able to address on the aspect of multidimensionally addressing the questions. With respect to your aspect on PYQs कैसे analyze करें, देखिए PYQs play a very very crucial role in this examination personally, because आपको स्मार्ट वर्क यूपीएससी का कैसे करना है वो PYQs देख के पता चलेगा। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी से हर बार 4 सवाल आते हैं। 4 क्वेश्चंस कम फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी, 15, 10, 10, which is around, I would say, 50 marks of answers. तो ये हम एक्चुअली एक मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो हम ज़्यादा देखते नहीं है। हम पहले जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी समथिंग व्हिच वी एक्चुअली डोंट रिगार्ड मच इनिशियली, बट देन हम पीवाईक्यूज देखते हैं, वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, देन वी रियलाइज ओके this is a very important subject. GS1 में geography is actually one of the subjects having the highest weightage. वो भी हम पढ़ते हैं। अब वो भी यदि जब हम PYQs एनालाइज करते हैं तभी हमें पता चलता है ओके, एंड विद इन दैट सब्जेक्ट आल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या सवाल कर रहे हैं। तो इसके लिए whenever you are looking at the PYQs, try to ascertain the pattern. एक पैटर्न रहता है whatever is being asked, वो पैटर्न को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगाऊं, कितना फोकस करूं। एंड पीवाईक्यू से आपको एक और आपका बेस कंटेंट, यदि आप पीवाईक्यूज लिख लेते हैं, ये मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है कुछ, उसके लिए यू विल बी एबल टू गेट सम बेस कंटेंट सेट इन इफ यू आर एबल टू लुक एट द पीवाईक्यूज। तो आप वो कीजिए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। एंड प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज अगेन आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे आपको पता चल रहा है कि हिस्ट्री में कैसे टाइप के सवाल कर रहे हैं, पॉलिटी में आप कैसे टाइप के सवाल आ रहे हैं। जैसे 2020 में देयर वाज क्वेश्चन ऑन लिबर्टी एंड ऑल, लाइक थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल थे। तो वो सब के ट्रेंड आपको पीवाईक्यूज करने से ही आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यू से आपको एक यूपीएससी का थॉट ऑफ माइंड, एक व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल, उसका थॉट ऑफ माइंड आपको डेवलप होगा इफ यू डू द पीवाईक्यूज। So that is how PYQs are very much helpful. And personally what I did was, इस बार के प्रीलिम्स के पहले मैंने इस बार नहीं, दोनों प्रीलिम्स के पहले मैंने 2014 से लेके 2023 या 2022 तक के प्रीलिम्स पेपर जीएस प्लस सीसेट कंटिन्यूअसली किए। मतलब प्रीलिम्स के 10 दिन पहले, अगर 10 क्वेश्चन पेपर्स है, 10 साल के पेपर्स है, तो 10 दिन पहले से ही मैंने शेड्यूल करवा के कर दिए थे, ताकि मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड, मेरा एक थॉट प्रोसेस उसके लिए वायर रहे। एंड दैट वाज अगेन वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। और मैंने ये वही टाइम पे किया था यूपीएससी के
सिमुलेट किया था मैंने, यूपीएससी के सिमुलेशन पे ही मैंने किया था, जैसे 9:30 टू 11:30 एंड 2:30 टू 4:30 वो वाले टाइमिंग में बैठ के ही मैंने किया था, ताकि मतलब मैं अपने कंट्रोलेबल में जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, वो था मेरा थॉट ऑफ माइंड। देन देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सक्सेस का क्रेडिट आप मैं किसको देना चाहता हूँ। एक्चुअली सक्सेस का क्रेडिट इट गोज टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, बिकॉज़ ये एक ऐसा जर्नी है जहाँ हम अकेले, कोई भी सफ़र हम अकेला ख़त्म नहीं करते मेरे हिसाब से। कोई ना कोई आपके सफ़र में कुछ ना कुछ देके जाएगा, कुछ ना कुछ इम्प्रिंट करके जाएगा। एंड पर्सनली फॉर मी इट इज़ मतलब इट हैज़ बीन माय पेरेंट्स हू हैव ऑलवेज़ सपोर्टेड मी, मतलब नो मैटर व्हाट कितना भी हो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। मेरे दोस्तों ने बहुत, जो भी जानते थे कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, जो भी प्रिपरेशन के टाइम बने, मतलब मोर देन मी इट वाज देम हु हैड द कॉन्फिडेंस कि आई वुड डू वेल। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक यार, भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा के बिना कुछ भी होता नहीं है। एंड आई पर्सनली think God has favored me. Like people call it by different names like luck and all, but I personally feel it was God's blessings also that helped me to crack this examination. वरना बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी talented होंगे, जो मेरे से भी knowledgeable है, who have not been unfortunately able to make. So I think God has also played a very crucial factor in helping me to reach this um, reach this stage where I am today. Then I think I'll look at questions. Okay, plan B रखना चाहिए कि नहीं? See again, there are a lot of different views, different opinions on plan B. कुछ बोलते हैं plan B नहीं होना तो motivation रहेगा, focus रहता है. But I personally feel, again ये मेरा personal opinion है, कि plan B रहना अच्छा रहता है. Because realizing that हम सभी जो एग्जाम देते हैं, all of us come from different backgrounds. So I think in this uncertain examination एक प्लान बी रहना थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, यदि इस एग्जामिनेशन में आपका नहीं हो रहा तो इन सम अदर फील्ड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू शाइन अहेड. सो डेफिनेटली हैविंग अ प्लान बी इज समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट. सो उससे आपकी एक एक्सिट स्ट्रैटेजी भी बनेगी. देन सिलेबस एनालिसिस कैसे करें, दैट वाज वन क्वेश्चन. तो मैं आप सभी से जो भी एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट इज one, try to get a printout of the UPSC syllabus very clearly. सिलेबस को आप प्रिंट आउट लीजिए एंड उसके एक एक कीवर्ड को आप अंडरस्टैंड कीजिए. सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, मतलब मैंने सिलेबस को प्रिंट आउट करके, आप मेरा सिलेबस देखेंगे प्रिंट आउट, उसमें मैंने इतना स्क्रिबल करके रखा है कि नाउ यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि यूपीएससी सिलेबस है, बिकॉज मैंने इतना उसमें स्क्रिबल करके उसमें कितने मतलब नोट्स बना के रखे. तो वो एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि आपके जो कंटेंट है आप वो सिलेबस के मैपिंग कर लोगे. लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, आपको यदि पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सिलेबस, तो आप न्यूज़पेपर में भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको वो बहुत बहुत हेल्पफुल करेगा कि आप फॉर एग्जांपल ईसीआई का कुछ न्यूज़ आ गया न्यूज़पेपर में, you'll be able to connect the dots between both the things. Constitutional bodies is given in GS2 and ECI is given in your newspaper. So you'll understand यार ये मेरे को एग्जाम में आ सकता है और ये एक बेसिक पार्ट भी है, तो इसका एक मिक्सचर या अमेलगमेशन आ सकता है करंट अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ. और ये कंटेंट आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं. जैसे हो गया वर्ल्ड इन न्यूज़, प्लेसेस अराउंड न्यूज़, अब इजराइल गाजा वॉर हो रहा है, दैट इज समथिंग अब उसकी मैपिंग आप देखेंगे. सो ये सब आपको सिलेबस का एक आइडिया जब रहेगा तब आप डेफिनेटली क्या बोलते हैं इसको यूज कर सकते हैं एज अ कंटेंट. मेंस के लिए भी सिलेबस में जो एक एक वर्ड दिया गया है ना, आप उसको गूगल कीजिए, पहले उसका मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. आप यदि वो मीनिंग समझ पाएंगे, जब फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या आप अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हो, आपकी समझ थोड़ी और बढ़ जाएगी. like we will be able to understand it very much better compared to like हम जस्ट उसको रैंडमली पढ़ रहे हैं. तो
आपके पास टाइम हो तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट लीजिए, उस पे जो एक-एक कीवर्ड दिया हुआ है मेंस के लिए, उसका आप मीनिंग समझिए एंड उसके एग्ज़ाम्पल्स लिख के रखिए। तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एंड यू विल बी एबल टू रिलेट दैट टू योर क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड इन योर मेंस। प्रीलिम्स के लिए अगेन द सेम थिंग, प्रीलिम्स के लिए सिलेबस उतना वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट द पीवाईक्यूज एंड mastering on the static content as much as possible. So this is how I did my syllabus analysis. तो यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स यूजफुल है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट। देखिए, गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस अब सोशल मीडिया में भी बहुत महसूस करा रही है। पीआईबी हो गया, mygov.in हो गया, देन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। इन सब के वेबसाइट्स एक्चुअली मेरे लिए बहुत यूजफुल रहे हैं, बिकॉज उन वेबसाइट्स के थ्रू मैंने डायरेक्ट कंटेंट, मैंने मतलब आई हैव गॉट एक्सेस टू द डायरेक्ट कंटेंट एंड वही कंटेंट फिर आप बाद में पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स में आ गया या मैगजीन्स में आ गया या आप अपने आंसर्स में भी आप डायरेक्ट पढ़ोगे, तब आपको ये कंटेंट नया नहीं लगेगा। तो ये आपको जल्दी से रिविजन भी हो जाएगा, आपको ये जल्दी से याद भी आ जाएगा। तो ये आप सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इन सब में माई गॉव हो गया, माई गवर्नमेंट, पीएमओ द प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिस, जो भी मिनिस्टर्स के ऑफिस है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप पीआईबी को आप फॉलो कर सकते हैं। देन मिनिस्ट्रीज का ही खुद का पेजेस है, वेबसाइट्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, आप यदि वो वेबसाइट्स को जब फॉलो करते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेंट, नया कंटेंट मिलता है जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। So that is how I followed the government websites for my preparation in the UPSC journey. Then okay, I'll look at the questions. I think फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकालने की स्ट्रैटेजी, देखिए, इट्स ओनली प्रैक्टिस। आप अपना स्टैटिक मास्टर कीजिए, स्टैटिक सब्जेक्ट्स को एकदम बढ़िया रिवीजन कीजिए एंड देन करंट अफेयर्स को मॉक टेस्ट देके करंट अफेयर्स के साथ आप प्रैक्टिस करके give around 100 to 120 mocks, and if you are confident on your CSAT, then there are high chances that you will qualify for pre. एंड अगेन बिलीव मी, प्री में एक लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो आपको वो भी थोड़ा एक्नॉलेज करना पड़ेगा बिफोर यू नो गिविंग योर प्री। तो दैट इज हाउ यू नो यू कैन ट्राई टू गेट इनटू द प्री द फर्स्ट अटेम्प्ट। आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन ऑन हाउ टू पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। हिंदी में तैयारी हो सकती है, देखिए, यूपीएससी बिल्कुल एक ऑप्शन देता है आपको कि आप कोई भी लैंग्वेज में आप मेंस लिख सकते हैं। हिंदी में तो बिल्कुल तैयारी होती है, बट पर्सनली मैं इसमें ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो आई थिंक समवन बेटर विथ हिंदी मीडियम वुड बी बेटर प्लेस टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो आपके स्ट्रगल से रिलेट कर सकते हैं, वो आपकी आइडियाज़, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बता सकते हैं। तो आई थिंक हिंदी वाली तैयारी समथिंग विच आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर, बट डेफिनेटली हिंदी में भी तैयारी होती है एंड देयर आर वेरी गुड people with very good ranks who have scored good ranks with Hindi medium. Sir, my attempt will be in 2026 and give an idea. I have completed NCERT Lakshmikant. देखिए, आप 2026 तो अभी थोड़ा दूर है, तो जस्ट इफ यू हैव नॉट फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन, finish your graduation, focus on your graduation, that's very important. आपकी ग्रेजुएशन वाली भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपका कोई ना कोई स्टेज ऑफ यूपीएससी में वो आपको हेल्पफुल रहता है। अच्छी बात है कि आप शुरू कर रहे हैं अभी से, बट डोंट ओवर स्ट्रेस मच। ग्रेजुएशन लाइफ को एंजॉय कीजिए, कॉलेज लाइफ से जो एक्सपोजर मिल रहा है वो भी लीजिए, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है आपको। रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ आंसर्स में भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। सोसाइटी के जैसे क्वेश्चन हो गए, पिछले साल मुझे याद है एक क्वेश्चन था कल्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी सेक्ट वाला क्वेश्चन, वो एक्चुअली आई हैड रिटन इट बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन आई हैड विद माय फ्रेंड, तो दैट इज हाउ आई डिड। सो आई मीन अभी आप थोड़ा ग्रेजुएशन पे भी फोकस कीजिए। इफ यू हैव फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन एंड अटेम्प्ट 2026, गुड, फिनिश एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत नहीं, बाकी जो दूसरे रेफरेंस बुक्स है आप उसको भी फॉलो कीजिए। वो फॉलो करने के बाद आप उसका रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स अभी उतना मतलब न्यूज़पेपर बस रीड करने की एक हैबिट रखिए and try to solve basic NCERT type of MCQs so that you are able to answer
the questions, have a idea for the pre, and definitely मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं. 2026 दूर है, बट यदि आप अभी से शुरू करेंगे तो आपको एक हेड स्टार्ट एडवांटेज शायद से मिल सकता है. आई एम सेइंग अज्यूमिंग यू हैव फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन. इफ यू आर नॉट फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन, पहले ग्रेजुएशन पे फोकस करना चाहिए. पर्सनली मोटिवेशन कहाँ से मिला था? देखिए, मोटिवेशन तो अंदर से ही होती है, बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली कि बाहर से तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बट वो मोटिवेशन ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते रहता है, बट अंदर की जो आग रहती है, जो अंदर से जो करने की चाह है, मुझे वो सर्विस में पहुंचना है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच विल हेल्प अस टू कीप मोटिवेटेड थ्रू आउट आवर जर्नी. ओके, एंड जब आप देखते हैं अपने पेरेंट्स की खुशी, व्हेन यू सी द हैप्पी फेसेस ऑफ योर पेरेंट्स, व्हेन यू विल अचीव दिस प्राउड मोमेंट, मेकिंग देम प्राउड, मेकिंग देम फील प्राउड, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन मोटिवेशन कि आप हार्ड वर्क करते रहे. एंड देन जस्ट थिंक कि आप थोड़ा सा और हार्ड वर्क करेंगे, आपकी ज़िंदगी की पूरी तकदीर ही बदल देती है ये एग्ज़ाम. तो आई थिंक ये सब मोटिवेशन रहा है पर्सनली फॉर मी टू कंटिन्यू स्टडी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक एन्जॉइंग द प्रोसेस. मैंने एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे से एन्जॉय किया था जब मैं पढ़ रहा था. तो आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए. आंसर राइटिंग करते थे. देखिए, मेरे मेंटर्स थे, मैंने कोचिंग ली है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो मैंने उधर से मेरा आंसर रिव्यू हुआ करता था, तो वो बहुत हेल्पफुल था. एंड डेफिनेटली मेरे पीयर ग्रुप भी थे, तो मैं पीयर्स से भी रिव्यू करता था, तो मुझे एक मल्टी डायमेंशनल रिव्यू पर्सपेक्टिव मिलता था. तो उसके बाद मैं अपने आंसर्स में वो चेंजेस में इनकॉर्पोरेट भी करता था, और मैं आंसर की भी खुद देखता था. तो ये एक मल्टीपल फैक्टर्स था. एक मेंटर्स थे, देन माय फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली द आंसर कीज. तो इन सब का एक मल्टीपल एस्पेक्ट से मैंने अपना आंसर रिव्यू कराया था. Then I think I have again answered the question on Hindi medium. NCERT पढ़ना ज़रूरी है. I think I have again answered that question. Then मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस कौन सी सिटी से दिया था? मैंने दोनों अटेम्प्ट तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, केरला का कैपिटल से दिया था. आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, आई थिंक वो मैंने बता दिया. गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स, आई थिंक वो भी मैंने बता दिया. सीसैट स्ट्रैटेजी, आई थिंक दैट आल्सो आई हैव शेयर्ड. I think how to motivate for daily reading, again I said. How many hours and how many subjects daily reading is enough? Personally, I'm a person who is not having a strict timetable. रादर मैं टारगेट रखता था. जैसे लक्ष्मीकांत पे मैंने FR, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, इमरजेंसी, ये सब मुझे कंप्लीट करने का आज दिन का टारगेट मैं रखता था. तो मैं ऐसा करता था कि आज इस दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है. रादर देन डिवोटिंग टाइम, मैं टारगेट्स रखता था. उससे थोड़ी और मोटिवेशन बढ़ती है, और उससे लगता है कि सिलेबस थोड़ा कंप्लीट भी हो रहा है. तो मेरा ऐसा था, रादर देन और मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लेता था. एक दिन में सिर्फ एक ही नहीं करता था, क्योंकि उससे मुझे बहुत बोरिंग होता था. तो आई यूज्ड टू डू दैट. Please share your detailed main sources. See, for GS1, I followed the NCERTs. For history, society, I looked at the current affairs and also the toppers' notes and answer copies of the different toppers, and also the current affair magazines, basic notes, which is available in the open sources. Then geography के लिए again NCERT follow किया था, and PMF IAS geography वो मैंने follow किया था website. That was very helpful. Then उसके बाद GS2 के लिए it was लक्ष्मीकांत, it was bare constitution. Then मेरा PSIR ऑप्शनल रहा है, तो मेरा वो सोर्सेज भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है to answer certain questions in the analytical part. IR के लिए it was ORF का वेबसाइट, newspaper articles, MEA का newsletter which helped me in the IR aspect. Then governance, again government websites very much helpful. आपके जो ideas है, जो ये सब government website से मैंने लिया था. Then GS3 economy again the thing was basic economics का idea था मुझे पहले, 11th and 12th में मैंने वो किया था. Then again जो notes openly available है toppers के institutes के, वो कोई भी आप ले सकते हैं. Try to minimize the resource. आप एक resource पे ही stick कीजिए. एंड जो मॉक टेस्ट है उनके आंसर कीज का भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया था. एंड देन आई ऑल्सो यूज्ड द गवर्नमेंट वेबसाइट्स अगेन ऑफ ईच मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई सर्टेन की पॉइंट्स और इन द आंसर. एंड एथिक्स के लिए आई अगेन फॉलोड द नोट्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स विच वर हेल्पफुल. एंड इस बार मैंने अपना थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ एथिक्स थोड़ा बढ़ाया था, तो इसकी वजह से मेरे एथिक्स में भी
मार्क्स थोड़े अच्छे हो गए थे। ऐसे के लिए आई डिड नॉट डेवलप अ डिफरेंट कंटेंट एज़ सच, मैंने कोई डेवलप नहीं किया था। अवेलेबल कंटेंट को ही मैंने यूज़ किया था इस बार ऐसे के लिए। और ऐसे स्ट्रैटेजी में और आई थिंक हमारे जो जीएस नॉलेज है दैट इज़ मोर देन इनफ टू राइट अ वेरी गुड एसे। एंड सेकेंडली एसे मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की थी। मैंने 30-35 एसे मैंने इस बार लिखे थे बिकॉज़ पिछले साल मेरे एसे में मार्क्स कम होने की वजह से मेरा रैंक बहुत गिर गया था। तो मैंने एसे इस बार बहुत प्रैक्टिस किया था रिटन, एंड इस बार मैंने एक स्टाइल में चेंज किया था। नॉर्मली पिछले साल मैंने 2 एनेक्डोट से शुरू किया था। इस बार मैंने ऐसे में कोई एनेक्डोट नहीं लिखा। आई डायरेक्टली बिगैन विद द टॉपिक, सो आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। एंड मैं थोड़ा और क्रिएटिव हो गया ऐसे में, लाइक पिछले साल मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव था टू द टॉपिक, दिस टाइम आई थॉट मैं थोड़ा फ्री फ्लोइंगली मैंने अपना ऐसे लिखा था। तो आई थिंक दैट हैज़ वर्कड। फॉर एग्जांपल इस बार था नॉट ऑल हू वैंडर आर लॉस्ट। तो मैंने ये लिखा कि व्हाई वैंडरिंग इज इम्पोर्टेंट, why people get lost, how people redeem themselves after, wandering. I mean, after getting lost, like by wandering, by exploring themselves, self exploration, and also ऐसा मैंने थोड़ा explore करके मैंने अपना essay लिखा था. तो again, this is, everything was a trial and error method for me. मैं ट्राई करता था, इफ आई फेल्ट दैट वाज वर्किंग, इफ आई फेल्ट दैट वाज लॉजिकल इनफ वर्किंग, मैं वो मेथड यूज करता था। एंड आई थिंक इस बार मैंने वही प्रैक्टिस, बहुत मैंने इंटेंसिव प्रैक्टिस की थी रिटर्न की, तो इसके लिए इस बार मेरा वो ट्रायल एंड एरर मैंने बहुत ट्राई किया था, एंड वो मेरा एक स्टाइल इस बार वर्कआउट हुआ था। अगेन इट वाज, आई वाज लकी इनफ कि वो स्टाइल वर्कआउट हुआ, बिकॉज वी डोंट नो अगले साल यदि मैं इसी स्टाइल से लिख दूं, आई एम नॉट श्योर इफ आई बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन एसे। Then so that was how I dealt with the essay paper. Um, Optional strategy, okay, I'll share that in the end. How to deal with political pressure. I think you just need to understand that the constitution is the supreme, and the people, I got to hear the words of our ex vice president, honorable Sri Venkaya Naidu sir. He said once, he had said कि always remember that you are serving the people of the India, you are accountable to the people of India, and you are obliged, you take oath in the name of the constitution, you serve the constitution of the India. So I think that is how you can deal with the political pressure. Just have that thing clear in your mind and always follow the rule books. That way, you'll be able to circumvent the political pressure जो आप कह रहे थे. How many subjects? I think I have answered that. Can we skip coaching test for prelims and only? I would not suggest that, because PYQs में the thing is, PYQs limited है. आप 2014 से देके आप 2023 तक बहुत limited है. तो आपको maximum practice के लिए आपको coaching test for prelims and mains आपको लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो practice रहेगा. वो practice से ही हमको आता है. So by practice only you can develop that skill of solving the question, and through that practice only you can develop the habit of writing the answer. तो उसके लिए PYQs भी important है, but you can also, you should not skip the test series which you have taken. Then there was this question on notes. कैसे आप essay strategy, I think I have shared. How to get content, I have shared. 2025 aspirants, again मैंने बोल दिया था पहले. Ethics strategy इस बार मैंने again did a lot of answer writing. Ethics की अलग टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी. देन मैंने एथिक्स का जो पेपर 1 है उसके लिए पिछले साल मेरा थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा कम था, तो इसकी वजह से जैसे कांट हो गया, और मैंने इंडियन फिलोसफी भी इस बार थोड़ा कोटेशन किया था. इंडियन फिलोसफी, रामायणा, भगवद गीता, महाभारता, देन तिरुवल्लुर, इन सभी ग्रेट सेंट्स का, इन सब का मैंने फिलोसफी थोड़ा पढ़ा था, तो वो भी मैंने आंसर में कोट किया था. तो वो इस बार मेरे लिए काम किया था. एंड डेफिनेटली थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ द सिलेबस, जो ग्रेट थिंकर्स हैं उनका मैंने नॉलेज गेन किया था, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा, बिकॉज वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ मैं जब आंसर्स लिखता था, माई आंसर्स यूज्ड टू लुक मोर लाइक एन एथिक्स का आंसर रादर देन अ जनरल जीएस का आंसर. तो वो था. एंड एथिक्स के लिए इस बार मैंने पैराग्राफ और पॉइंट्स दोनों मिक्स करके रखे थे. जैसे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, उधर मैंने पैराग्राफ में लिखा था, और बाकी जैसे क्वेश्चंस हो गए उधर मैंने पॉइंट्स लिखा था. Depending on the nature of the question, I used to answer them in points and paragraph. It was a mix of that. I did not stick only to points or only to paragraph this year. Last time I सिर्फ points किया था, so जैसे I think मेरा आंसर में थोड़ी organic content कम हो गया, organic वो एक idea कम हो गया. But इस बार I was organic enough because I was writing on paragraph for ethics. तो एक flow भी आ गया आंसर में, तो it was looking very good also to read.
दैट वाज आई डिड फॉर एथिक्स. सो अगेन एथिक्स में मैंने कंटेंट बढ़ाया था एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी. एंड अगेन वही 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की मैंने प्रैक्टिस पहले से की थी. तो आप मेरा पूरा स्ट्रैटेजी देखेंगे, देयर इज नथिंग बट द बेसिक फिलॉसफी इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस किया था बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन. मेरा हाउ डू यू वैल्यूएट अ प्रीलिम्स बेस्ड ऑन टेस्ट सीरीज, लाइक हाउ मच मार्क्स मस्ट स्कोर. देखिए प्रीलिम्स परफॉर्मेंस को लाइक आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज का स्कोर है, डोंट टेक द स्कोर्स वेरी सीरियसली. It is always designed to look at your, you should always only look at the क्या बोलते हैं, द लोस. आपके जो एरियाज है, कहाँ कमियां है, वही आपको देखना चाहिए. यू शुड नॉट लुक एट द स्कोर्स, बिकॉज स्कोर्स से आप it would be demotivating and it does not reflect your true metal. जहाँ आपकी कमियां है आप वो देखें. फॉर एग्जाम्पल अपने इकोनॉमी किया, इकोनॉमी मेरा मनी मार्केट में मेरा बहुत गलत हो रहा है, तो मैं वो आइडेंटिफाई करके मैं मनी मार्केट रिविजन करूंगा. ज्योग्राफी में मेरे लैंड फॉर्म्स में मेरे बहुत गलतियां हो रही है, या रिसोर्स ज्योग्राफी में गलती हो रही है, तो मैं वो एरिया थोड़ा पढ़ूंगा. या फिर हिस्ट्री में मेरा एंशियंट इंडिया में बहुत गलती हो रही है, मेडिवल इंडिया में गलती हो रही है, मेडिवल इंडिया में सल्तनत एरिया में गलतियां हो रही है, तो मैं वो देखूंगा और मैं वो पढ़ूंगा. So that is something, that is how you should look at your prelims का performance. Rather than looking at your score, it is always important to look at areas where you can improve upon. Okay. मेरा interview experience, my both interviews, if you look at the marks, they are diagonally opposite to each other. Last year I scored 201. This year I could only score 166. So experience, पहली बार जब इंटरव्यू दिया था तो बहुत ओवरवेलमिंग था. पहली बार यूपीएससी भवन में जा रहा था, तो वो एक सबका सपना रहता है यूपीएससी भवन में जाने का. तो दैट वाज समथिंग व्हिच रियली वाज क्लोज टू माय हार्ट. एंड बोथ द एक्सपीरियंसेस वर एक्चुअली वेरी मच सेम, बिकॉज जस्ट थिंक, आई मीन यार, कितने लोग सपने देखते हैं उधर पहुंचने के लिए, एंड हम उनमें से कुछ लकी लोग होते हैं जहाँ वो पहुंच पाते हैं. तो वो बहुत ही बड़ा एक फीलिंग रहती है विच इज़ नॉट डिस्क्राइबेबल. आई मीन यू कैन डिस्क्राइब दैट फीलिंग एक्चुअली स्पीकिंग. वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है, एंड वो ऐसा लगता है कि हम लाइक वी आर मेकिंग आवर ड्रीम कम ट्रू. So that is what was my experience for the interview, and both the interview boards were cordial this year. This year ka interview was, I was getting a lot of counter questions on whatever I was being asked. So वो थोड़ा मुझे less cordial लगा compared to last year. But definitely we can't, there are people having a lot of experience, so we are no one to criticize them. So I would say it's a very um, a very good experience for me, to interact with such luminaries who have, उनका experience ही हमारी age से ज़्यादा है. So that is something which I always cherish, and it was a good learning experience also for me. Then notes कैसे बनाए? देखिए notes मैंने इस बार के attempt में मैंने बनाए थे फॉर मेन्स ओनली. प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई वाज डूइंग रीडिंग स्पीड मेरी ज़्यादा है, तो मैं नोट्स उधर ही लिख देता था. एक्चुअली जो भी मेरे नोट्स है वो मैं पेज में लिख देता था, तो मैं उसको गो थ्रू करता था. मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके मैं 1 पेज के नोट्स, आई यूज्ड टू ओनली राइट द कीवर्ड्स. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, आई यूज्ड टू राइट डबलिंग द फार्मर्स इनकम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट्स, ये सब मैं कीवर्ड्स एक एक लिखता था. हाउ टू सॉल्व द फार्मर्स इश्यूज एंड ऑल, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स के थोड़े 2-3 एक कीवर्ड्स में लिखता था. तो ऐसा था मेरा नोट. मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाए थे, मेरे नोट्स बस इतने से पतले थे सारे जीएस के लिए मिला के. तो वो था मेरा आइडिया फॉर note making, and it was very crisp, very concise, and I did not cover everything comprehensively. Covered most, I mean the PYQs that are important, and the sources and the topics which have been frequently asked. तो वो था मेरा notes बनाने का strategy. तो again sentences नहीं, keywords, एक keywords just लिखता था, and then वो sentence में answer writing में develop करता था. Then
कैन यू टेल योर PSIR सोर्सेज? डेफिनेटली PSIR में मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स ओपन मार्केट में जो अवेलेबल है वो मैंने लिया था पेपर 1 के लिए। देन इग्नू के MA पॉलिटिकल साइंस एंड BA पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी बहुत ही अच्छे जो ई-ज्ञान कोश में ओपनली अवेलेबल है। वो आप बिल्कुल पढ़िए, दैट इज़ अ वेरी गुड रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज पेपर 1 के लिए स्पेशली, वो मैंने किया था। देन पेपर 2 के लिए अगेन ई-ज्ञान कोश एंड शुभ्रा मैम के नोट्स अवेलेबल इन द ओपन मार्केट, वो मैंने किया था। एंड करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को मैं फॉलो करता था। मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़ा मैंने, मतलब ये 3 महीने में, तो उससे मेरा कंटेंट डेवलप हो गया था। देन फॉर पेपर 2 इट इज़ अगेन इग्नू के मटेरियल्स थे। एंड देन जो ऑर्गेनाइजेशन से उनके वेबसाइट्स पे मैं जाके उनके नोट्स बनाता था, जैसे UN हो गया, WTO हो गया, उन सब के हिस्ट्री देन फंक्शनिंग वो सब मैं देखता था। देन आई ऑल्सो यूज टू लुक एट दिस पेपर 2B के लिए MEA का जो न्यूज़लेटर है वो मैं पढ़ता था। एंड जो बेसिक जो जैसे इंडिया US रिलेशंस हो गए, उनका बेसिक कंटेंट तो रेडी रहता है, वी नो दैट, करंट अफेयर्स एंड पहले जो बेसिक पढ़ते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट MEA का न्यूज़लेटर दैट वाज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल। देन ORF का वेबसाइट हो गया, IDSA का वेबसाइट हो गया, that is something which I looked at to develop my content for PSIR. And then obviously PSIR में आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट बिकॉज उसमें द स्कोप ऑफ राइटिंग इज वेरी हाई एंड द टाइम लिमिट इज अवेलेबल इज इक्वल एज दैट ऑफ GS पेपर्स, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है। ऑप्शनल के लिए डेफिनेटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दीज लिमिटेड कंटेंट्स और उसका मैक्सिमम रिविजन, दैट इज व्हाट आई डिड फॉर माय ऑप्शनल इन PSIR। एंड मेरा PSIR का बैकग्राउंड था, मतलब पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन भी किया था, तो उसकी वजह से अगेन ये सब्जेक्ट मेरे लिए न्यू नहीं था। आप ओके, ऑप्शनल डन। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए सर? देखिए डिस्ट्रैक्शन, आप यदि सोशल मीडिया बात कर रहे हैं तो मैंने सोशल मीडिया मेरा मतलब मैंने यूज़ ही नहीं किया था प्रिपरेशन के टाइम पे। मेरे को सोशल मीडिया 2020 में ड्यू टू सम अदर रीजंस वो मैंने बंद कर दिया था। एंड देन फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। एंड देन आई केम टू सोशल मीडिया आफ्टर माई सिलेक्शन इन दिस अटेम्प्ट AIR 31 के बाद फिर मैंने वापस सोचा चलो सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है तो डिस्ट्रैक्शन वाले सोर्सेज से भी आप दूर रहिए। एंड बाय यू कैन ऑल्सो यूज़ योर सोशल मीडिया इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट सोर्सेज हो गए, वो सब एक्चुअली आप सोशल मीडिया से भी फॉलो कर सकते हो, तो आपको कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल करता है। सर मेंस के पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस आते थे? देखिए सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते। जैसे फ्योर्ड का क्वेश्चन हो गया था, व्हाई आर द पिक्चर्स लैंडस्केप्स, एंड पूर्वैया का एक क्वेश्चन हो गया था, या फिर GS2 में, हर एक GS में कोई ना कोई सवाल था जो हमें आता नहीं था। तो नो वन कैन से कि मुझे सारे सवाल आते थे, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। एंड ये कुछ बाउंसर्स होते हैं जो UPSC डालती है ताकि हमारा पिच में थोड़ा, ऐसा नहीं कि पिच हमेशा हम सिक्सर ही मारते रहे, कुछ कुछ बाउंसर्स भी UPSC देगी ताकि हम थोड़ा डक भी करें, कैसे उससे बचे। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज वो आप कैसे लिखेंगे, आपका सवाल होगा अब मुझे नहीं आता तो कैसे लिखेंगे। द ओनली वे इज आपको वो सवाल एग्जैक्टली नहीं आता होगा, पर उस सवाल के रिलेटेड कंटेंट कुछ ना कुछ आसपास जो कंटेंट है वो कंटेंट आप इस आंसर में लिख देंगे, तो दैट वुड बी गुड। फॉर एग्जाम्पल फ्योर्ड वाले क्वेश्चन पे मैंने ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बाकी कीवर्ड्स लिख देते, जैसे सर्क, लेक्स, कुछ वो सब मैंने लिख दिया था, ऑरोरा बोरियालिस, वो सब ज्योग्राफिकल फिनोमेना मैंने थोड़ा लिख के बता दिया, दे आर वेरी मच ब्यूटीफुल, व्हाई दे आर ब्यूटीफुल। तो ये सब प्रैक्टिस आप कैसे पाएंगे? लाइक ओनली आफ्टर यू राइट योर आंसर्स यू विल बी एबल टू रियलाइज कि यू आर एबल टू राइट सच एन आंसर वेरी nicely। मतलब जितना, it's not a perfect answer but it is an above average answer or an average answer which can fetch you around 3 to 4 marks, because ये सभी लोगों का एक एवरेज आंसर ही रहेगा, because मतलब सभी ने ये पढ़ा नहीं होगा, मतलब ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट बाउंसर होगा, सब लोग इसको एक एवरेज वे में लिखेंगे। तो आप भी यदि एवरेज वे में इसको लिख दोगे then you would be having a good marks, good score, you'll be able to score some good marks in that question। I have asked a question by UPSC। मेरा प्राइमरी था कि
आई वांट टू गेट इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पेशली इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसके लिए मेरा यूपीएससी पहले से ही गोल रहा है, टू गेट इनटू द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड वर्क to achieve, to advance the national interest of India abroad. And definitely abhi India is in a very good space in the global world order, so it would be an exciting journey to be a partner in this journey of India as well. What is your special activities for UPSC preparation? Yeah, I personally made some time out to play some games with my friends. वो मैं करता था, फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ये सब भी देखता था एज एंटरटेनमेंट, मूवीज भी थोड़ा देखता था एज एंटरटेनमेंट। एंड यार एंजॉय करो लाइक होल प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी नॉन यूपीएससी ऐसे सेग्रीगेट करो, लाइक इट शुड बी अ जर्नी, शुड बी होली एंजॉयबल। तो आपको जो अच्छा लगे वो भी आप कीजिए, नेवर सैक्रिफाइस, डोंट सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ इट, बिकॉज देन यार जर्नी बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। फिर आपको, जैसे आप सब पहले पूछ रहे थे कि मोटिवेशन कैसे रखें, वो मोटिवेशन आने में दिक्कत होती है, राइट? तो दैट इज समथिंग यू नो विच आई वुड एडवाइज यू ऑल कि like always engage yourself in co-curricular activities even in your preparation, because उससे आपकी body physical health भी अच्छी रहेगी, mental health भी अच्छी रहेगी, and you'll be able to devote a lot of time ahead for preparation. क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं यार? टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में एज इट इज आ सकता है कैसा? देखिए, ये लक का मामला है, ये लक होता है। इस बार मेंस में आई थिंक एक सवाल एज इट इज नहीं, उसका एक कोर जो फिलॉसफी है वो आई रिमेंबर दैट केम इन मेंस। 2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो टेस्ट सीरीज में पूछे थे, वो आए थे। प्रीलिम्स में आई डोंट रिमेंबर दिस ईयर, लास्ट ईयर आल्सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर आया था, बट इट इज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि आ सकता है या नहीं। डोंट ट्रीट इट एज की प्रेडिक्शन की प्रेडिक्ट कर दिया था, इट इज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। क्योंकि देखो यार कितने सारे टॉपिक्स थे, मतलब thousands of topics are there, उसमें से एक टॉपिक आना इज लाइक अ लॉटरी, सो हम कह नहीं सकते कि मतलब इट्स अ प्रेडिक्शन। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता तो उसे कैसे डील करें सर? देखिए, इफ यू आर आस्किंग फॉर मीन्स, पर्सनली मेरा ये आइडिया है कि यार यू डोंट लीव एनी क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, फॉर एग्जांपल मुझे फ्योर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं फ्योर के रिलेटेड कुछ ना कुछ कीवर्ड्स डाल के मैं एक आंसर बना के लिखना ही है। उससे मुझे शायद से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क ज़्यादा मिल रहा है, और आप लोग जानते ही है, इस एग्ज़ाम में एवरी मार्क काउंट्स। तो यदि ऐसे 2 क्वेश्चन्स है और मैंने 2 मार्क्स ले दिए, मेरे 4 मार्क्स ऐसे बढ़ गए। 4 मार्क्स इंटू 3 जीएस पकड़ लो, 4 जीएस पकड़ लो, 4 इंटू 4 16 मार्क्स। इट्स अ वेरी बिग मार्जिन एक्चुअली इफ यू सी इन द फाइनल लिस्ट। तो आप फॉर एग्जांपल वो एग्जैक्ट आंसर ना लिखें, आपको जो पता है उसका कीवर्ड्स को आप अपने आंसर्स में डालिए, ताकि वो आंसर टेक्निकल साउंड करे और आप लगे कि यू नो समथिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन जैसे आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो यदि ये बाउंसर सभी के लिए लग रहा है, तो देन इट वुड बी रिलेटिव गेम। मतलब ये सभी, मतलब यूपीएससी एक रिलेटिव गेम है। तो यदि ये सबको बाउंसर लग रहा है, तो आपने यदि एक अच्छा आंसर, मतलब ऐसा एक स्ट्रैटेजी फॉलो किए, यू विल बी एबल टू स्कोर सम डिसेंट मार्क्स इन दैट आंसर। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई फॉलोड ड्यूरिंग माय मॉक ओनली। ये मैंने मॉक्स में ही किया था और वो मुझे रिवॉर्ड कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज्ड ओके, दिस इज द सेम थिंग आई विल डू इन माय फाइनल, द यूपीएससी मेंस में। इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है क्या सर? यार एक्चुअली आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखिए, they're actually bored seeing of like इतने इंटरव्यूज वो कंडक्ट करते हैं, they're actually bored seeing of so many people coming and giving the interviews, asking the questions. तो I personally think कि यार ड्रेस कोड इन द सेंस, नॉट द माइन्यूट डिटेल्स, बट डेफिनेटली फॉर्मल्स में आपको जानना चाहिए। जो वेस्टर्न फॉर्मल्स है उसमें आपको बिल्कुल, जो यूपीएससी ने गाइडलाइंस देखा, यू शुड बी इन अ फॉर्मल अटायर, वो जाना चाहिए, बिकॉज योर ड्रेस कोड ऑल्सो शोज द रिस्पेक्ट दैट यू हैव टूवर्ड्स द अदर पर्सन। ओके, देन PSR strategy I have for said that इंटरव्यू में यार पिछले बार डैफ के बाहर और डैफ के अंदर 2-3 मिक्स थे। इस बार भी डैफ के अंदर से क्वेश्चंस थे, मतलब रैंडम क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ द क्वेश्चंस एंड या डैफ कैसे बनाना चाहिए सर? यार डैफ 2 जब आप फिल कर रहे हो,
DAF 2 बेसिकली इज यू हैव टू, जो DAF 1 में बेसिकली पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, मार्क्स एंड ऑल. DAF 2 में एक्चुअली आपका हॉबीज, स्कॉलरशिप्स, मतलब रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स जो भी मिला है. तो DAF, यू आर नेवर फेक योर DAF. Because see, मतलब they are people sitting with a lot of experience over there. They'll understand the moment you are faking it. तो आप जो है वही भरिए डाफ में. एंड ऐसा नहीं कि आप एक हॉबी बना के भर रहे हैं, ऐसा नहीं. आपका जो इंटरेस्ट है, एरियाज है, उसी को आप भरिए एंड वो ही आप फिल करके सबमिट कीजिए. एंड बिलीव मी, जब आप डाफ का प्रिपरेशन भी कर रहे रहेंगे, you'll be able to prepare it with more interest, with more, you'll be enjoy while preparing your DAF. And secondly, जब आप आंसर करने, जब आप बोर्ड को फेस करने जा रहे हो, you'll be more confident. You'll realize कि यार मैं फेक नहीं कर रहा है, मतलब जो है मैं वैसा ही बोल पाऊंगा, and I'll be able to answer the question. जस्ट इमेजिन यार, अब मैंने फॉर्मूला 1 रेसिंग का कुछ डाल दिया, मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया, और मुझसे वो सवाल कर दिया. अब तो ये मेरे लिए नेगेटिव होगा क्योंकि मैंने डाफ में लिखा हुआ है और मुझे आया नहीं. Something which I would have negative. So I think that is also something, like be organic in your DAF. ओके, आपकी कौन सी मिस्टेक करी थी सर? यार मैंने पहली मिस्टेक थी कि यार मैं पेशेंट नहीं था बिल्कुल. मैंने डायरेक्टली मेंस फुल लेंथ टेस्ट लेना शुरू किया था और पेशेंस नहीं था मेरे में. मैंने जैसे आपको बताया कि ये पेशेंस एग्जामिनेशन ने मुझे डेवलप किया है. पेशेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन में यू डोंट गेट सडन रिजल्ट्स. धीरे धीरे ही रिजल्ट आते हैं, आपको 40-50 दिन के बाद ही रिजल्ट आएगा. तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड दैट इज द मेजर मिस्टेक व्हिच आई पर्सनली डिड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक आंसर राइटिंग में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि यार मैं सब पढ़ के आंसर लिखूंगा, यार फिर हम ये वेट करेंगे सब पढ़ने के लिए, देन ये एग्जाम ऐसा है कि हम फिर कभी आंसर ही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस ही हमें ऐसा लगता है और हम इतने ही अनसेटिस्फाइड रहेंगे कि वी ऑलवेज लुक फॉर दैट परफेक्ट आंसर. हम वो परफेक्ट आंसर के चक्कर में हम एक एक जो चांस है, जो एक अच्छा आंसर डेवलप करने का, वो भी हम खो देते हैं. दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि यार आंसर राइटिंग शुरू कर दो. इफ यू हैव कवर्ड द एनसीईआरटीज एंड ऑल, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूपीएससी डिमांडिंग एंड हाउ यू आर एबल टू मैनेज दैट डिमांड. फिर आई थिंक करंट अफेयर्स की तैयारी आई हैड टोल्ड. मैप को कैसे याद रखें? यार मैप के लिए बड़ा सा मैप अपने कमरे में चिपकाओ एंड जो भी न्यूज़ में आते हैं उसको डेली उस पर सर्कल करते रहो. एंड 10 मिनट, यार दिन में 10 मिनट, जब खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, उस मैप पे थोड़ा गौर करो. उस मैप को जस्ट देखो, खुद याद हो जाएगा. ये कोई एफर्ट आप ज़्यादा नहीं डालोगे, आप जस्ट वो मैप को 10 मिनट के लिए रोज जस्ट ऑब्जर्व इट. यू विल बी एबल टू मेमोराइज द प्लेसेस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो यार, अपने पीयर ग्रुप दोस्तों के बैठ के हम क्या करते थे, मैप को छुपा देते थे एंड मैप पे देख के पूछते यार ये कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, ये जगह न्यूज़ पे क्यों थी, ये कौन सा फीचर है, इधर कौन सी वाटर बाउंड्री है. तो दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू लुक एट. Then so do we have enough time? Yeah, definitely. If you start now, you have enough time for 2025. That's more than enough. The top 5 things and what 5 things should not do in preparation. Yeah, see, what do you think people who get selected did differently? Firstly, yeah, I think practice किया यार. Practice really helped, to ये एग्जामिनेशन का जो फियर है, ये ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस करने से हमें पता लग जाता है. एंड लाइक एक इस एग्जामिनेशन का एक जो स्किल है यार, इट्स एक्चुअली डेवलप्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो यार भी प्रैक्टिस करते करते आपका ये स्किल खुद डेवलप हो जाएगा, आप खुद रियलाइज करोगे. तो ये था फर्स्ट मिस्टेक, इज यार प्रैक्टिस कम रहती है. सो दैट मे बी वन रीजन व्हाई पीपल विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दे आर स्टिल नॉट एबल टू मेक इट. देन सेकेंडली, पीवाईक्यूज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करो, पीवाईक्यूज को आप एनालाइज करो, उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी पैटर्न, स्टडी स्ट्रैटेजी यूज करो. स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कीजिए एंड रीडिंग स्पीड भी आप डेवलप कीजिए. तभी ही हमारा सीसैट में भी एंड बेसिकली सिलेबस कवरेज में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. देन और क्या था, आई थिंक कॉन्फिडेंस यार. कॉन्फिडेंस इज वन थिंग. सेल्फ डाउट सभी को रहता है, आई परफेक्टली एग्री.
मुझे कुछ डाउट था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ऐसा डिमांडिंग रहता है. यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि यार मतलब हिम्मत तो है यार, हो सकता है ये एग्जामिनेशन. तो दैट इज समथिंग विच दैट कॉन्फिडेंस इज रियली हेल्पफुल, स्पेशली प्रीलिम्स में, क्योंकि यार जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी हम कोई क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, कोई क्वेश्चंस को हम रिस्की क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं. आपने एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो किया था सर? यार इस बार एलिमिनेशन टेक्निक का ज़्यादा कुछ ये नहीं रहा था, आप ऑप्शंस देख लीजिए. बट कुछ सवाल थे जैसे assertion रीजनिंग बेस्ड थे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, उधर आप वो यूज़ कर सकते हैं. बट बाकी इट वाज ऑल अबाउट दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्कोप तो बहुत 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 कम हो चुका था 2023 एग्जामिनेशन में. One more doubt, how much marks per question should get in mains, like out of 10 out of 21st phase? Yeah, see, don't worry about marks in the first phase. That's a question. Don't worry much about the marks. You should look at the deficiencies that you are facing. एंड जब वो डेफिशिएंसीज आप खुद एड्रेस करोगे, आप खुद देखना आपके मार्क्स भी बढ़ना चालू कर देंगे. बट आप अभी सिर्फ मार्क्स के पीछे भागेंगे, देन आपको पूरी प्रिपरेशन वो हो जाएगा. बट यदि आप अपने डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपका मार्क्स खुद आइडेंटिफाई मतलब बढ़ना चालू हो जाएगा. तो जस्ट लुक एट द मेंस में जहाँ पे आप क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो डिमांड है वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में पार्ट्स एड्रेस मतलब पार्ट्स डिवाइड करने में आपको गलती हो रही है, तो वो आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम, एंड देन उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कीजिए. यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट अ फाइन आइडिया अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन योर मेंस. मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया सर? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं खुद इसके लिए बहुत ही एम्फोसिस करता हूँ. यार इट इज़ ओके, लाइक we are all human beings, we come from different experiences and all. So it is fine, like if you are feeling low for a day, just take a break. एक दिन आधा दिन का ब्रेक ले लो, it's fine. आपको जो अच्छा लगे वो करो. Like personally, I was used to order food, I used to go out for a walk listening to music, I used to speak to my friends, do some some fun activities with my friends over there. तो उससे मेरा स्ट्रेस कम होता था और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती थी. तो ऐसे मैंने अपना मेंटल हेल्थ मैनेज किया था. या टॉक इट आउट, इफ यू आर फीलिंग लो यू कैन टॉक इट आउट विद योर फ्रेंड्स, टॉक इट आउट विद योर पेरेंट्स, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उनसे टॉक आउट कीजिए. दे विल आल्सो मतलब आप जब अपना दुख शेयर करोगे आपका बर्डन खुद कम हो जाएगा, एंड देन व्हेन आल्सो दे आल्सो कंसोल यू, उससे भी मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. तो ऐसा आई मैनेज. लाइक फर्स्टली एक्नॉलेज यार स्ट्रेस इज फाइन. स्ट्रेस से आप स्ट्रेस मत लीजिए. स्ट्रेस इज फाइन फॉर यू. इट इज़ नॉर्मल इन दिस प्रिपरेशन. इतना ड्रेनिंग प्रोसेस है कि आपको स्ट्रेस होता ही है, एंड इट्स फाइन इन दैट. आपको इसमें कोई गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है. आपको शायद से एक दिन 2 दिन पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन. वी आर नॉट रोबोट्स कि हम कंसिस्टेंटली ऐसा पढ़ पाएंगे हर एक दिन हर एक घंटा. तो इसके लिए डेफिनेटली इट्स फाइन. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करें या अलग? आई हैड टोल्ड अर्लियर कि इंटीग्रेटेड अप्रोच साथ में करना बहुत बहुत यूजफुल रहेगा. टॉपर्स कॉपी से एग्जाम्पल्स कॉपी कर सकते हैं डेफिनेटली यार. आई मीन नॉलेज जहाँ से मिल रहा है टेक इट. मैं बोलता हूँ हमेशा मेरा यही फंडा रहा है, नॉलेज कहीं से भी मिला है, नॉलेज इज नॉलेज. तो आप टॉपर्स कॉपी हो कहीं से भी हो, वो नॉलेज आप लीजिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. हैव यू गिवन CAPF AC एग्जाम? नो नो, आई हैव नॉट गिवन CAPF AC एग्जाम. देन लू या फिर सेल्फ स्टडी करूँ? यार सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन क्लास, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. पर्सनली मैंने तो क्वेश्चन किया हुआ है बिकॉज मेरे को लगा है कि यार आई वुडंट बी एबल टू हैव दैट रिगरस डिसिप्लिन विद इन माई सेल्फ टू फॉलो दैट रिगरसली. एंड एक डिसिप्लिन भी चाहिए होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन यार. इट्स अप टू यू डिसाइड कि whether you require or whether you'll be able to manage it on your own. PYQ रिपीट होते हैं क्या? यार PYQ से क्वेश्चन वर्बैटिम रिपीट शायद से होते हैं, बट मोर देन द क्वेश्चन इट इज द थीम्स रिपीट होते हैं बहुत सारे. तो इसीलिए भी PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप PYQs करेंगे और आप वही क्वेश्चन प्री में देखेंगे या मेंस में देखेंगे, आपको एक अंदर से बहुत ही अलग खुशी आएगी, और वो खुशी में आप आंसर भी बढ़िया कर देंगे, आंसर भी बढ़िया लिख देंगे. तो PYQs इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है. सर आपका लबासना फाउंडेशन कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? यार अभी तक वी हैव नॉट गॉट द इंटीमेशन, वी हैव नॉट गॉट द मेल regarding the foundation course, so we are also waiting for it. यार 1 pair 2 pair वाले सवाल, it was all about accumulated knowledge. वो questions में ही यार वो presence of mind से
मतलब एक्यूमुलेटेड नॉलेज था एक, एंड दूसरा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब ओरंगुटैन का सवाल था, वो मुझे याद आया कि मैंने नेट जियो में कहीं दिखा था। 1 पेयर 2 पेयर बहुत डिफिकल्ट तो था, एंड it's actually difficult to solve that, but again you have to take that risk, बहुत risky है वो, तो वो risk तो करना पड़ेगा। What's the work environment in Danix? Yeah, Danix is actually a very great service, similar to the Indian Administrative Service. You get the field exposure, and the work-life balance is also very fine. And the best part is you get to stay in Delhi for a major part of your tenure, and you get to handle the administrative posts. So it's a very good service. The work environment is also great, and I have got some very very great friends over here in Danix. So overall बहुत ही एक positive environment है work environment Danix में. So प्रीवियस ईयर GS3 में बहुत कम स्कोर आ रहा है, इवन 100 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत टफ है, तो इसके हैंडल करें यार। देखिए ये सिर्फ एक या दो बंदों के लिए GS3 टफ नहीं रहता, GS3 में मार्किंग एक्चुअली बहुत टफ हो गया, तो आपका बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए, जो सभी कर रहे हैं सोर्सेस फॉलो कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, मार्किंग तो आप बस यूपीएससी को छोड़ दीजिए, क्योंकि GS3 रिसेंटली बहुत टाइट मार्किंग करना शुरू कर दिया है, तो इट्स जस्ट दैट write the relevant content that is asked in the question, and marking is something which is not like, I remember एक कोड रहता है ना, like MS धोनी बोलते हैं कि control the controllables, you don't go to control the uncontrollable variables, तो that's it। तो जो आपके कंट्रोल में वो आप कीजिए, अनकंट्रोलेबल हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल कर दीजिए, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। Yeah, no, I have not given the CAPF AC examination. Then philosophical essay के लिए क्या प्रिपेयर करना है, थोड़ा बता दीजिए। philosophical essay के लिए यार try to decipher the meaning of that essay। वो कोटेशन जो दिया हुआ है पहले उसका मीनिंग आप अंडरस्टैंड कीजिए, उस मीनिंग को आप जो अंडरस्टैंड किया उसको आप essay में लिखिए, and then try to address how that meaning is, how that philosophy is applied in real life, and then उसका एक philosophy का एक काउंटर philosophy भी दीजिए, एक काउंटर व्यू भी दीजिए, and then एक कंक्लूजन पे आइए। ये था मेरा essay का स्ट्रैटेजी एक्चुअली स्पीकिंग। एंड यार ये फिलोसॉफिकल ऐसे अगेन प्रैक्टिस से ही आता है, इट्स नॉट कि आज एक ऐसे लिखेंगे या तो आपका हो गया, नो। पहले तो ऐसे के टॉपिक्स मुझे समझने में भी थोड़ा टाइम लगता था, राइट? तो ऐसा था मेरा ऐसे का फिलोसॉफिकल का ही, इट टेक्स टाइम, तो दैट्स इट। सो आई होप I'll will end the stream over here. It's been long, I think it's 1 hour, more than 1 hour past. So yeah, I'll just say one thing to all of you before those who are writing the examination. Just believe in yourself. I know सब लोग यही बोलते हैं, कहना बहुत आसान है, but just believe in yourself and try to give in your 100%. Try and give in your 100%. I'm sure all of us are giving in. और इस एग्जामिनेशन में यार प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उतनी ही स्किल डेवलप होगी। आंसर राइटिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो गया, या इंटरव्यू स्टेज में हो गया, तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको ये एग्जामिनेशन सॉल्व करना या क्रैक करने में आपको आसानी रहेगी। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू to solve as many mock questions as possible, solve as many write as many answers as possible, and enjoy the process। सबसे important यार, enjoy the process, तभी आप ये लॉन्ग जर्नी सस्टेनेबल रहेगी, वरना ये जर्नी में फिर बहुत सारे ब्रेक्स आ जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज द बेसिक मंत्रा। यार बबल में क्वेश्चन के साथ ही फिल करता था, ओके, कोई वन क्वेश्चन ऑन प्रीलिम्स। बबल में मैं हमेशा से जैसे ही क्वेश्चन देखता था मैं वो सॉल्व करता था। मैं एंड वाला वो सारे साथ में फिल करने का वो मुझे बहुत रिस्की लगता था, क्योंकि उसमें गलतियाँ होती थी, तो मैं उसी टाइम में वो क्वेश्चन डील करके ख़त्म कर देता था। ऑप्शनल के बारे में यार मैंने सोर्सेज के बारे में पहले ही बता दिया था। आई रेड दैट सोर्सेज, और आई विल से वन थिंग, पेपर 1 पार्ट A, it will take 55 to 60% of your time in your syllabus. Okay, it will take 55 to 60% of time in your syllabus. आपने पेपर 1 पार्ट A मास्टर कर दिया है और आपको वो मास्टर करने में टाइम लगेगा, बिकॉज वो बहुत थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, मेरा 60-70% टाइम वेंट इन दैट, बट वंस आई गॉट क्लियर इन दैट, पेपर 1 पार्ट B, पेपर 2 पार्ट A, पेपर 2 पार्ट B,
was very much easy for me to understand and complete. तो एंड मल्टीपल रीडिंग्स, इसके लिए मल्टीपल रीडिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पीएसआईआर के लिए, तभी आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, तो दैट वाज माय ऑप्शनल स्ट्रेटजी. अगेन आई हैव टोल्ड यू द बुक लिस्ट, आई हैव टोल्ड यू द रिसोर्स लिस्ट फॉर द ऑप्शनल. टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करनी चाहिए यार? टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स आई डिड फ्रॉम जनवरी, दोज हु आर गेमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दोज हु आर आल्सो गिविंग इट अगेन. मैंने जनवरी से ज्वाइन किया था प्रीलिम्स का, मेंस का आफ्टर द प्रीलिम्स. बट मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने कब से स्टार्ट किया था? मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने सितंबर अक्टूबर में शुरू कर दिया था. इफ आई वाज राइटिंग माय मेंस प्रीलिम्स मैंने मई में दे रहा था, तो मैंने सितंबर अक्टूबर में धीरे धीरे से थोड़ा फंडामेंटल्स बेसिक्स चालू कर दिया था. यार आई हैव रिप्लाइड मल्टीपल टाइम्स, आई हैव नॉट गिवन सीएपीएफ एजी एग्जामिनेशन. मैंने नहीं दिया है, मैंने जस्ट सिविल सर्विसेज दिया हुआ है. I think so. I think I have been able to answer all of your doubts, all of your queries. Um, in case there is anything, you can definitely reach out to UPSC ye channel, UPSC Time. Okay, so I'll just uh, wish all of you best of luck, and just believe in yourself. Yeah, I mean, I know it is easy to it's easy to say once you're on the other side, but I was also one aspirant once a time, and just follow the conventional wisdom. And most importantly यार, आपको जो सही लग रहा है, आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट थॉट प्रोसेस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट इनपुट्स मिलेंगे. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू. आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो. आपके लिए जो स्ट्रैटेजी एकदम सही काम कर रहा है, आपके लिए जो एकदम स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है बेस्ट सूटेबल हो रहा है, आपको रिवॉर्ड कर रहा है, आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए. ओके, सो नेवर गो फॉलो द हर्ड ब्लाइंडली. ऑलवेज स्ट्रैटेजाइज एंड डू व्हाट सूट्स यू परफेक्टली. बिकॉज ये एग्जाम ऐसा है, इट्स नॉट कि यार यही रास्ते से एग्जाम क्रैक होगा. This is also just one of the other way to crack the examination. Okay, so I think I'll end the stream over here. So thank you very much, and all the best for your future endeavors. Yeah, thank you.